हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए इन अधिनियम से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये ब्रिटिश शासन के काल में भारत में ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहली बार लाया गया था। तो इस अधिनियम की जो पृष्ठभूमि है उनके बारे में हम अभी थोड़ा विस्तार से देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध से होता है। पलासी की युद्ध से होता है, लेकिन वास्तविक रूप से भारत में ब्रिटिश कंपनी की जो स्थापना होती है वो बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उनसे हुआ था। बक्सर युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश कंपनियों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की शुरुआत करता है। द्वैध शासन की शुरुआत करता है। यहां पर हम द्वैध शासन के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में द्वैध शासन के बारे में विस्तृत चर्चा की है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो द्वैध शासन से संबंधित जो टॉपिक है उनको जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में होती है। इसके बाद ये शासन 1772 तक चलता है। इसी शासन के दौरान भारत में जो कंपनियां थी और उनके जो कर्मचारी थे वह अनैतिक तरीके से भारत में अपने कार्यों का संचालन करता है। अब ये अनैतिक तरीका क्या है, इनको देखते हैं। अनैतिक तरीका, इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनके जो कर्मचारी थे, कर्मचारी ने क्या किया, वो निजी व्यापार को बढ़ावा दिया, धन संपत्ति अर्जित किए, उसके बाद उपहार और भेंट, उपहार भी लेते थे और भेंट भी लेते थे। यानी कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। कंपनी का निजी जो कर्मचारी जो थे उनके ऊपर नियंत्रण नहीं था। इस समय ब्रिटेन में तो निर्देशक मंडल थे जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, लेकिन वो ब्रिटेन में थे। भारत में कंपनी के ऊपर नियंत्रण के लिए कोई ठोस संस्था नहीं थी, जिसके कारण ये कर्मचारी लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, अकूत धन संपत्ति अर्जित कर लिए
और ये बातें जब ब्रिटिश देश ब्रिटेन के लोगों को पता चला तो वहां भी कंपनी के कार्य पद्धति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। वहां भी विरोध प्रदर्शन हुआ कंपनी के कार्यों को लेकर के, और इसी कारण से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किए। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश संसद में कंपनी के ऊपर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश संसद से एक अधिनियम पारित किया जाता है, और उस अधिनियम का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले कंपनी के ऊपर कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कंपनी के ऊपर पहला अधिनियम था। चलिए इनसे जुड़े अब जो तथ्य है, इस अधिनियम के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि इस अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि निर्देशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको निर्देशक मंडल भी कहा जाता था, निर्देशक मंडल भी कहा जाता था। इनके जो कार्य थे उनको 4 साल कर दिया गया। इनके कार्य को 4 वर्ष कर दिए गए, और इनकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई यानी 6 कर दिया गया, और प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य अपने पद से हट जाते थे। यह प्रावधान किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो कार्य होते थे, इनका कार्य था भारत में सिविल मामले, जो न्यायिक मामले होते थे, न्यायिक मामले, उसके बाद राजस्व मामले और सैन्य मामले, इसके संबंध में निगरानी रखना और इनका रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। न्यायिक मामले, राजस्व मामले, सैन्य मामले से संबंधित ये नियंत्रण रखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब है कि दूसरा एक बनाया गया था प्रशासक मंडल। प्रशासक मंडल ये गवर्नर जनरल से संबंधित था। इसमें एक गवर्नर होते थे और 4 सदस्य होते थे। ये गवर्नर जो होते थे, ये गवर्नर और 4 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जाती थी। गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी। सदस्य की संख्या 4 था। सदस्य को पद से हटाने के लिए ब्रिटिश संसद के माध्यम से, यानी ब्रिटिश के जो सम्राट होते थे उनसे अनुमति लेना होता था। गवर्नर और सदस्य की जो परिषद थी, प्रशासक मंडल, इसको कानून बनाने का अधिकार था। कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन ये कानून तो बनाते थे और लागू करने के लिए इसको भारत सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी। भारत
सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी, गवर्नर जनरल और सदस्य के जो कार्यकाल थे ये 5 वर्ष निर्धारित कर दिए गए थे। ये 5 वर्ष निर्धारित कर दिए गए थे और पद से जो हटाया जाता था तो ब्रिटिश सम्राट के सहमति से पद से हटाया जा सकता था। तीसरा है, इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और ये 1774 में किया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट के जज में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इस अन्य न्यायाधीश में जो 3 शामिल थे वो था चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, ये 3 थे। और मुख्य न्यायाधीश जो था वो था एलिजा इम्पे। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उनके। ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये दोनों प्रकार के मुकदमे की सुनवाई करता था, आपराधिक और सिविल, यानी दीवानी और फौजदारी। आपराधिक को कहा जाता है फौजदारी और दीवानी को कहा जाता है सिविल। सिविल को कहा जाता है दीवानी। इसके अलावा धार्मिक मामले भी सुने जाते थे, नौसैनिक मामले जो होते वो भी सुने जाते थे। इस न्यायालय में अपील भारतीय और ब्रिटिश दोनों कर सकता था। अपील का जो प्रावधान था दोनों के लिए क्या क्या था, भारतीय और ब्रिटिश दोनों कर सकते थे। उनकी कार्रवाई होती थी, उन पर कार्रवाई होती थी, उन पर सुनवाई होती थी। आगे देखते हैं, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका जो निजी व्यापार वो कर रहे थे 1773 के अधिनियम से पहले उस पर रोक लगा दिया गया। निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। अगला है कि उनको पेंशन, भेंट, उपहार जो दिए जाते थे उनको भी रोक दिए गए, यानी उपहार और भेंट पर रोक लगा दिया। उपहार और भेंट आदि लेने से मना कर दिया गया, लेने से मना कर दिया गया। इस प्रकार ये अधिनियम भारत में पहला अधिनियम था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए थे। इस अधिनियम की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, वह विशेषता थी कि बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर उसके शक्ति को बढ़ाया गया, उनके शक्ति को बढ़ाया गया और उनके शक्ति का विस्तार करके पूरे भारत के जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उन सब का गवर्नर जनरल
नियुक्त कर दिया गया। उस समय भारत के अंतर्गत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी आता था। मद्रास के भी गवर्नर होते थे, बंबई के भी गवर्नर होते थे और बंगाल के भी गवर्नर होते थे, लेकिन तीनों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कोई एक ठोस संस्था नहीं थी। इसी के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, कर्मचारी मनमाने रूप से कार्य किए, जनता का शोषण किए, किसानों से ज्यादा टैक्स वसूल किए, किसानों की दशा खराब हो गई, जिनकी आलोचना ब्रिटिश संसद में होने लगी, ब्रिटिश देशों में होने लगे, उनके कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन होने लगे और उसी दबाव में आकर के ब्रिटिश सरकार को एक अधिनियम लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां हम देख रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर की शक्ति को बढ़ाया गया और मद्रास और बंबई के जो प्रेसिडेंसी थे, वहां के जो गवर्नर थे, उस गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अब एक तो यह महत्वपूर्ण बात हुई, दूसरी बात यह हुआ कि 1773 के अधिनियम के तहत ही बंगाल का गवर्नर अब सिर्फ बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, वह बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। वह बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे और प्रथम जो बंगाल का गवर्नर था, प्रथम बंगाल का गवर्नर जब क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो ये नाम लॉर्ड क्लाइव के नाम दर्ज है। लॉर्ड क्लाइव के नाम दर्ज है। यदि पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसमें नाम आएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का नाम आएगा। तो इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और यहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं। और यदि इसमें एक प्रश्न और बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर, यदि बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात होगी, अंतिम गवर्नर तो भी वारेन हेस्टिंग्स होगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ही अंतिम गवर्नर बनकर के आए थे 1772 ईस्वी में और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान लाया गया। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पहला संवैधानिक प्रावधान 1773 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया। तो चलिए आज के टॉपिक में मैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में हम फिर किसी अधिनियम के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते आपसे एक प्रश्न है कि भारत में प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।